तो कहानी शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल की। आंख बंद करके है। आप देखो, इसको देख लो। अभी जब आपकी जब आपको बुकलेट आपकी मिलेगी अगली क्लास में, तो वहां से सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, परेशान बिल्कुल ना हो। हाँ, इसमें कंप्लीट है, उसमें जगह खाली होगी। ठीक है, इस चीज को समझना। अच्छा देखो बेटा, अब कहानी सुनो। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक शब्द यहां पे आया, पीरियोडिक टेबल, है ना। जैसे मान लो जब साइंटिस्टों ने कुछ एलिमेंटों की खोज कर दी थी ऐसे ही, तो मान लो दो चार एलिमेंट खोजे गए हो तो उनको आदमी ऐसे याद कर सकता है। लेकिन जब बहुत सारे एलिमेंट खोज गए हो तो उनको क्या किया जाता है, फिर एक सिस्टम में अरेंज किया जाता है। क्लियर है। और फिर जैसे मान लीजिए हमने उसको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के आधार पे हम लोग उनको अरेंज किए। फिर इतिहास रहा है कि कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल को बनाया गया। फिर हमने फाइनली एक पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट कर लिया, है ना। तो देखो क्या होता है, यहां से जरा पहली बात देखना। देखो, अच्छा इसको पहले पढ़ लो। क्या लिखा है इंट्रोडक्शन में, जरा ध्यान से देखो। द अरेंजमेंट ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज in such a way that the elements with similar properties are grouped together in tabular form। मतलब कौन सा फॉर्म, टेबल के फॉर्म है ना। इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। ठीक है, वो समझ में आ गया। चलो अच्छा, सबसे पहले डेवलपमेंट के कुछ इतिहास है, कैसे कैसे बना। सबसे पहले कौन आए बेचारे, सबसे पहले कौन आए, लेवाजियर। सबसे पहले लेवाजियर आए थे, बताओ। सबसे पहले कौन आए, डोबर्नियर। सबसे पहले कौन आए थे, डोबर्नियर आए थे। अच्छा, नाम क्या बोलते हैं उनका, डोरेमोन। डोरेमोन बोलोगे। अच्छा, सबसे पहले कौन आए, ये आए थे। अच्छा, इसको क्या पढ़ोगे, पढ़ो, पढ़ो, चाहे हमको भी बताओ। डोबेराई ना। हाँ चलो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, लेकिन एक तरह से पढ़ते हुए चलो, अब चीजें आपको समझ में आती रहेंगी। जब यही आपको आपको बुकलेट के फॉर्म में मिलेगा तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का मिलेगा। जब बुकलेट टाइप में मिलेगा तो इसमें और सारी चीजें, और भी कई सारी चीजें अलग से भी मिलेंगी। क्लियर है कि आज हमारी मजबूरी है कि आज हमको ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है, आपका समय खराब ना हो इसलिए। ठीक है, देखो लेवोजियर क्लासिफिकेशन सबसे पहले देखो। अच्छा, फादर ऑफ केमिस्ट्री, वेरी गुड, बहुत सही। जैसे जैसे फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, वैसे फादर ऑफ केमिस्ट्री, बताओ कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। पता लगे एमबीबीएस कर रहे थे, किसी ने पूछा अच्छा एमबीबीएस को फुल फॉर्म बताओ। हाँ, यही यही करो, इसीलिए पढ़ लो, है ना। चलो अच्छा, आगे जरा ध्यान से देखो। अरे यार, होगा तुमको, क्या करना है देखो, सुनिएगा, इधर देखो। लेवोजियर क्लासिफिकेशन देखो बेटा। लेवोजियर क्लासिफाइड द एलिमेंट सिंपली इन मेटल एंड नॉन मेटल। उन्होंने दो भागों में बांट दिया, मेटल को एक साइड कर दिया और नॉन मेटल को एक साइड कर दिया। देखो, मेटल्स आर वन विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अच्छा, मेटल कौन है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। क्लियर है। और नॉन मेटल कौन है, जो गेन करते हैं। अच्छा, नॉन मेटल, मेटल से क्या होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, नॉन मेटल की ज्यादा होती, किससे, मेटल से। तो नॉन मेटल वाले क्या होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है और इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। और जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी वही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। क्लियर है। अब जरा ध्यान से समझो, मेटल वो लोग होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। अब जरा ध्यान से देखो,
सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकालेगा तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? +1। क्लियर है? अरे चाहे बेटा ऐसे लिख लो Na-1 इलेक्ट्रॉन, इसको लिख दो Na+, चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हो Na और Na++1 इलेक्ट्रॉन, दोनों बातें सेम ही तो है बेटा। समझ में आया कुछ? अच्छा बताओ ये और ये बात सेम है कि नहीं? अच्छा ये बात आपको सिखाई गई थी। देखो क्या हुआ, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो सोडियम से कितना रुपया चला गया? 1 रुपया। तो सोडियम क्या हो गया? 1 रुपया गरीब। क्लियर? ये हुआ? अच्छा क्या होता है, हम तुमसे कहें तुम कुछ न लिखो, हम यहां पढ़ा दे रहे हैं तो आधे लोग सो जाएं, क्योंकि जब कोई काम नहीं होता तो यहां हाथ लगाओ, यहां हाथ लगाओ, है कि नहीं? और फिर दोनों हाथ लगा लो, ठीक है? और उसके बाद देखो फिर क्या हुआ, अपने इस कटोरे जैसे हाथ पे अपना ये समझ रहे ना, मटका जैसा क्या रखे, खोपड़ी रख दिए और सो गए। नहीं समझ रहे हो? सो गए। और फिर थोड़ी देर बाद कहते अच्छा हम सो गए थे क्या? नहीं समझ रहे हो? तो इस बात को समझो जरा। क्लियर है? अच्छा देखो पोटेशियम से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया तो क्या बन गया? पोटेशियम आयन। पढ़ लो बेटा, यही अगली क्लास में ये सब खाली मिलेगा। आज तो पूरी बुक या पीडीएफ है, अगली क्लास में ये सब ब्लैंक मिलेगा और तुमको सब लिखना होगा। फिर मुझसे मत कहना कि सर वो कहां है। क्लियर है? चलो अच्छा नॉन मेटल कौन होते हैं? वो लोग जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। अच्छा बताओ लेवोजियर ने क्या बोला, क्या किस आधार पे डिवाइड किया था मेटल और मतलब एलिमेंट्स को? अच्छा मेटल कौन होते हैं? अच्छा नॉन मेटल कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को गेन करें। मेटल कौन? जो इलेक्ट्रॉन को लूज करें। क्लियर है? अच्छा चलो अब इनकी कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी ही, ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस। अच्छा देखो क्या कमियां हैं, चलो अच्छा पढ़ा। ऐसे देखो, एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस दिस क्लासिफिकेशन बिकम इनसफिशियंट फॉर द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मान लो 2 4 10 एलिमेंट खोज दिए गए हो तो उसमें से बता दिया गया ये 4 नॉन मेटल है, ये बाकी के ये मेटल है, तो चल जाए। लेकिन बताओ धीरे 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 बहुत सारे एलिमेंट खोजे गए, है ना? तो अब मेटल और नॉन मेटल के आधार पे उन्हें बांट के उनकी स्टडी करना क्या हो गया? मुश्किल हो गया, है ना? तो देखो पहला तो ड्रॉबैक यही रहा। अब देयर आर फ्यू एलिमेंट्स विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल एंड दे क्या लिखा है, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड। क्लियर है? लेवोजियर कुड नॉट डिसाइड वेयर टू प्लेस द मेटलॉइड। कुछ समझ में आ गया? मतलब इन्होंने इनका क्लासिफिकेशन मेटल और नॉन मेटल के आधार पे था कि ये भैया मेटल है, ये नॉन मेटल है। लेकिन कुछ एलिमेंट उस समय पे ऐसे खोजे गए जिसके अंदर मेटल की प्रॉपर्टी पाई जा रही थी और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी पाई जा रही थी, यानी वो कहने को क्या थे? मेटलॉइड। अब इनके क्लासिफिकेशन में मेटलॉइड रखने की कोई जगह थी ही नहीं। क्यों? इन्होंने तो 2 भागों में बांटा था ना कि ये मेटल इस डिब्बे में मेटल रहेंगे, इस डिब्बे में नॉन मेटल, इनके बाद डिब्बे 2 ही रहे। और एक तीसरे टाइप के भी एलिमेंट खुज गए ना, समझ रहे हो? हाँ ठीक है, उनका नाम क्या था? मेटलॉइड। अब उनके पास रखने वाले 2 ही बर्तन हैं, इधर मेटल रखे इधर नॉन मेटल रखे, तो बताइए इनकी कमी थी कि नहीं कमी थी? है ना? चलो अच्छा लेवाजियर खत्म। देखो ये इतिहास है ना? कभी हो सकता है कि कोई सवाल यहां से बन जाए। आगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे चैप्टर की क्या होगी, है ना? हाँ सवाल बनना शुरू होंगे। अभी ये पुराना इतिहास है। चलो अच्छा लेवाजियर क्लासिफिकेशन सुनाओ, कौन सुनाएगा? हाँ बताओ। एलिमेंट्स को 2 भागों में बांटा गया, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, अच्छा बताओ इनकी कमियां बताओ। हाँ मेटलॉइड को रखने की इनके पास जगह नहीं थी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज बढ़ती गई तो इनके हिसाब से मेटल और नॉन मेटल के आधार पर यदि बांटा जाए तो थोड़े एलिमेंट हो तो बट जाए, लेकिन जैसे जैसे एलिमेंटों की संख्या बढ़ती गई तो इनके आधार पर मेटल और नॉन मेटल। अब देखो क्या हुआ, एलिमेंट जब बढ़े तो मेटल और नॉन मेटल के साथ मेटलॉइड भी तो बढ़ गए,
और मेटलॉइड रखने की इनके पास जगह थी नहीं। क्लियर है? चलो अच्छा, ये इतिहास है, थोड़ा सा याद रखो और कोई खास बात नहीं। ठीक है? अच्छा, ये कौन हाइपोथेसिस है? राउथ हाइपोथेसिस। ठीक है, अब इनके हिसाब से क्या था? देखो ये इतिहास है, इसको थोड़ा थोड़ा सा याद रखो, जहां से लॉन्ग फॉर्म आ जाए वहां से तुम्हें पढ़ना शुरू कर देना है, बहुत मन लगा के। ठीक है? लिखा, ही सिंपली assumed that all the elements are made up of hydrogen, so we can say that atomic weight of element तो क्या करेंगे, n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। ये तो ऐसा छीछा लेदर वाली बात बताए हैं, है कि नहीं? इन्होंने क्या कहा है, सबकी तुलना किससे की है? हाइड्रोजन से। क्लियर है? अच्छा, यहां n का है, n कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम चाहे वो 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, ऐसा नहीं होता। जैसे कहे कि इनके पास 250 ग्राम का बाट है, बाट समझते हो? वेट इन इंग्लिश, बाटे नहीं समझते हो? अच्छा, जैसे 250 ग्राम इनके पास क्या है, वेट है। कहे हम सबको इसे तौलेंगे, कहे ये 2 250 ग्राम बराबर है, ये 3 250 ग्राम के बराबर है, कह तो सकते थे ना ये आधा किलो के हैं। नहीं समझे? तो इनके पास नापने का पैमाना एक ही था, हाइड्रोजन। जैसे हमने कहा ये कै हाइड्रोजन के बराबर, कहे ये 4 हाइड्रोजन के बराबर है। तो बताओ, इस तरीके से बताओ किसी का मॉलिक्यूलर वेट ऐसे तौले जा सकते हैं? हमने कहा कार्बन, हमने कहा ये 6 हाइड्रोजन के बराबर है, हमने कहा सल्फर ये 32 हाइड्रोजन के बराबर। ये बताओ कोई तुलना हुई? क्लियर है भाई? सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है? कितना होता है? 32। तो कितने हाइड्रोजन के बराबर करना पड़ेगा? तो यहां क्या रखेंगे, यहां एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट रखेंगे और यहां क्या रखेंगे, 32, तभी तो सल्फर के बराबर होगा जाके। तो बताओ ये इनका हाइपोथेसिस, ये बताओ, ये हाइपोथेसिस थी, यहीं तक ठीक था। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? परिकल्पना। ले कहे अंग्रेजी तक ठीक था, हिंदी हो कठिन हो गई। परिकल्पना का मतलब समझते हो क्या होता है? हमने ऐसा सोचा, इमेजिनेशन। परिकल्पना, हिंदी तो और नहीं समझ पाते हो तुम लोग। ठीक है? देखो भैया, इनकी कमियां देख लो। लिखा, एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन। क्लियर है? और दूसरा क्या है, एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स वे आर नॉट फाउंड एज द होल नंबर। जैसे आप क्लोरीन का ले लो, वो 35.5 का है। अब इनके हिसाब से चलो तो सबका एटॉमिक वेट किस में आएगा, होल नंबर में, क्योंकि इन्होंने किससे तुलना कराई, हाइड्रोजन से। एक हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट से सारे एलिमेंट्स की एटॉमिक वेट की तुलना कराई। तो जिनके एटॉमिक वेट फ्रैक्शन में थे, तो इनके हिसाब से किसी का भी एटॉमिक वेट फ्रैक्शन में था ही नहीं। आएगा? आएगा ही नहीं। अब बेचारे आए कौन, डोबर्नियर। ठीक है? अच्छा, डोबर्नियर ने जानते ये, और ये कम नहीं थे। अब सुनिएगा, ये भी बहुत बड़े वाले। इधर देखो, आप सुनो बेटा, इधर जरा ध्यान से देखो, इस पे ध्यान दो। ट्राइड। अच्छा, ट्राइड का मतलब समझते हो? 3 3 एक साथ हो तो क्या होता है, ट्राइड। ठीक है? तो इन्होंने कहा कि लाइन से 3 एलिमेंट ले लो, लाइन से 3 एलिमेंट ले लो, है ना, और क्या करो, इनका और इनका किनारे वालों का एटॉमिक मास जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। तो जो एटॉमिक मास निकलेगा वही बीच वाले का होगा। क्लियर है? ये समझ में आया? अब जैसे जरा ध्यान से देखो, यहां थोड़ा छीछा लेदर है लेकिन तुमको इससे मतलब नहीं। अभी ध्यान से देखो, जैसे इधर आ जाओ, ये तुमको समझ में आएगा, तुमको तुम्हारे हिसाब का ही समझ में आएगा। ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, ये जैसा समझो है नहीं। तुम्हारी बुकलेट में ये सब नहीं होगा, होगा ही नहीं, यहाँ बिल्कुल एकदम साफ होगा। क्लियर है? अब सुनो, जैसे लिथियम का एटॉमिक वेट कितना है, 7। अच्छा, पोटेशियम का कितना है, 39। अब तुम 7 और 39 को जोड़ो, 7 + 39 और बाई
2। अच्छा ये जोड़ो कितना हो गया 46/2, आंसर आ गया 23। तो इसका मतलब है लिथियम और पोटेशियम के बीच जो भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट क्या है 23। आया समझ में? अच्छा ये तीनों को मिला दो तो यही क्या है ट्राइड, यही क्या है ट्राइड। बताओ कौन सा रूल दिए थे डॉबर्नियर, ट्राइड। ठीक है, अब जैसे इनको देखो, इनको इनका ले लो मास, इनका एटॉमिक मास ले लो, इन दोनों को जोड़ लो, यानी 35.5 और प्लस 80 और अपान 2, जो भी आंसर आएगा वही ये है। अब ठीक, तो ये ट्राइड वाला रूल सबको समझ में आ गया। आप जरा ध्यान से देखो, बेरियम और कैल्शियम इन दोनों का मास जोड़ो, 40 + 137/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 87 के आसपास। क्लियर है? तो ट्राइड वाला डॉबर्नियर का ट्राइड रूल समझ में आया? कुछ नहीं है। अच्छा बताओ ऐसे कितने एलिमेंटों का आप बना पाओगे? ये बेचारे फेल हुए। ठीक है, देखो पहला देखो, ही मेड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड ट्राइड। अच्छा देखो, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था कि एक तुमने नॉन मेटल ले लिया, एक तुमने मेटल ले लिया, एक आप जाके ट्रांजिशन मेटल ले आए और 3 में से किनारों को जोड़ा और बीच वाले के आगे ना, लाइन से 3 लेने हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो। अच्छा सेम केमिकल प्रॉपर्टी वाले लोग कहां पाए जाएंगे? एक ही ग्रुप में। क्लियर है? तो इस बात को समझो, क्या लिखा है, इन डॉबर्नियर ट्राइड atomic weight of middle element is nearly equal the average atomic weight of first and third। ये फर्स्ट लिखा है, अरे तुम समझ रहे हो ना, फर्स्ट एंड थर्ड। ऑफ ओ एफ खाली है, समझ पा रहा? अरे अब क्या मतलब, ये बात नहीं समझ गए हो, लाइनों पे जा रहे हो। ठीक है, सीधे आ जाओ तीसरे नंबर पॉइंट पे। अदर एग्जाम्पल, ये देखो ट्राइड बने हैं, यदि आपको इनका एटॉमिक वेट जानना है तो इनका इनका जोड़ दो, इनका जानना है इनको इनको जोड़ दो, इनका जानना है इनको इनको जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन ये खेला ज्यादा दिन चला नहीं। क्लियर है? हाँ अब समझो मेरी बात को। अब इनकी कमियां देख लो। देखो इससे ज्यादा ना पढ़ना, इससे ज्यादा पढ़ोगे फर्जी का जी के लाद के चलोगे। इससे ज्यादा, ये इतिहास है, इससे सवाल वाल आते नहीं बिल्कुल। बाई चांस कभी आ गया डॉबर्नियर ने कौन सा रूल दिया था ट्राइड, बस इतना कह के आगे निकल जाओ, और इसके अंदर कुछ पूछेगा नहीं। अब सुनिएगा ड्रॉबैक क्या है, ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड एज ट्राइड, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, क्या लिखा है, फॉर डी लिखा है, फॉर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये कहां एप्लीकेबल नहीं होगा, डी और एफ ब्लॉक ना ना, ये सब लोग हाथ हटाओ, हम जान रहे हैं, हम जान रहे हैं ना। जैसे आज कोई काम तो है नहीं, जैसे आज कोई काम है नहीं, बुकलेट भी सामने है नहीं, आज यहीं यहीं चल रहा है, तो कह रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ तो किया ही जाए, है ना, तो समोसे की याद में सो जाते हैं। क्लियर है? आप बेचारे कौन आए, न्यू लाइन, देख लो। क्लियर है? एक कम नहीं रहा है, नहीं ये तो गाना 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 वाना गा के देखो अपना बना रहे थे जुगाड़। ठीक है, अब देखो इनकी कहानी सुनो। इन्होंने कहा पहला एलिमेंट 7 एलिमेंट के बाद कौन सा आएगा, 8वां, तो पहले की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, 8वें से। क्लियर है? अब देखो ये कैसे मैच किए, देखो जैसे जो सुर होते हैं, सुर समझते हो, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, फिर देखो क्या आ गया सा। अच्छा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7,
7 के बाद 8वां वही आया जो पहला था, है ना। इनके हिसाब से पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम। क्लियर है। अब देखो, जैसे कभी कभी कहा नहीं जाता है कि जैसे कोई चीज है, अब कहा कि इसको अपने हिसाब से कुछ रखो, नाम वाम रखो या कोई रिसर्च करो, जो मना रहा वही लपेटे जा रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो देखो, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, ये थोड़ा सा याद रखना। न्यूलैंड ने कौन सा रूल दिया? ऑक्टेव। अच्छा, ऑक्टेव हायर का मीन्स क्या होता है फिजिक्स में? ऑक्टेव हायर, ऑक्टेव हायर साउंड में है, साउंड में। ऑक्टेव हायर का मतलब फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स, दैट इज ऑक्टेव हायर। हाँ, हिंदी में। हाँ, दिल्ली तुमको बताया नहीं थे, दहलीज। हाँ हाँ, अरे कम से कम सीखे तो। हिंदी अंग्रेजी तो तब समझ में आती है, पहले तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, एक समय था भी, धीरे धीरे समझे। चलो अच्छा, जरा ऊपर वाली लाइन पढ़ो सारे बच्चे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जाम हो जाता है ये भी कभी कभी। पढ़ो ऊपर वाला। पढ़ो, सब लोग पढ़ो। हम अगली क्लास में इसी के आगे पढ़ाएंगे, बुकलेट देके बात को समझो, हल्के में ना लो, नहीं झेलोगे फिर हम कराएंगे, है नहीं। पढ़ो क्या लिखा। हाँ, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मास। देखो, सबसे बड़ी कमी तो यही थी, एटॉमिक मास वाली, है ना। एंड ऑब्जर्व दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8वां एलिमेंट वाज सिमिलर दैट पहला एलिमेंट। ठीक है, क्लियर है। तो इनको किस पे रखा था? एट दैट टाइम इनर्ट गैसेस वेयर, तब जानकारी में नहीं थी। जब तो किसके समय में? न्यूलैंड के समय में। न्यूलैंड के समय में इनर्ट गैसों की जानकारी नहीं थी। क्लियर है। अब मेरी बात को समझो। तो इन्होंने क्या कहा? पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है। क्लियर है। अब जैसे कैसे? जैसे सा 1 नंबर पे आया और पूरा सुर खत्म, सुर समझते हैं ना, सुर ताल, ये स्वर नहीं होते हैं, स्वर। सुर होता है कि उसको तुम स्वर कह के, है ना, समझ, तो वॉवेल पे चले गए हो। समझ में आ रहा? हाँ, तो थोड़ा सा हिंदी ना करेक्ट करना, करेक्ट करने के चक्कर में कहीं कहीं अशुद्ध हो जाता है। क्लियर है। हाँ, तो ये देखो क्या था, बोलो, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, तो अच्छा बोलो, सारे गामा पा ध नी सा पा। समझ में आ रहा? तो देखो क्या होगा, यहीं से फिर, यहां से फिर उल्टा शुरू कर दोगे। देखो यहां से आ गया ना, सारे गामा पा ध नी सा, सा के बाद फिर वही शुरू हो जाएगा और यही बार 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 रिपीट करता रहेगा। आप सुनिएगा, अब सुनो सुनो सुनो, आप बहुत ध्यान से देखो, इनको ध्यान से देखो। अब गिनो कैसे, ऐसे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद फिर देखो कहां गए, 8। क्लियर है। तो हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के नीचे आएगा। हर 8वां एलिमेंट कहां आएगा? पहले एलिमेंट के नीचे। इसका मतलब क्या है कि पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम। क्लियर है। फिर जब गिनोगे तो फिर 8वां नंबर कहां आएगा? यहां। तो आपकी एक ये सीरीज बन जाएगी। अब जहां से मन करो वहीं 8वां आएगा। अब हम कह रहे हैं, हम पहला इसको मान रहे हैं, पहला यह है सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। ले फिर वहीं जहां शुरू करोगे, आपका मन करता आप यहां शुरू करोगे, यहां से यहां शुरू करो, 1 1, है ना, सा सा मतलब एक, मतलब सा
सा रे गा मा पा धा नी सा। आया? जहां से मन करो वहीं शुरू कर लो। अच्छा, अब तो समझ में आ गया होगा। हाँ, देख रहे हो। लेकिन इनकी लीला ज्यादा चली नहीं, कैल्शियम के बाद ये सन्नाटे में आ गए। कहां तक ये पहुंचे? कैल्शियम तक। इनका गाना बजाना धरा रह गया। ठीक है, सुनिएगा। अच्छा देखो, अभी तक जो तुमने पढ़ा है वो इतिहास है, बस उनको थोड़ा थोड़ा सा याद रखो। लेकिन कभी कभी जैसे डोबरनियर का ट्रायड रूल ये आया हुआ है ना, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल, खाली नाम में पूछा है, होता क्या है आपसे नहीं पूछा गया। लेकिन आप सोचो ये 4 नंबर आपको कितना आगे ले जाएंगे, ये एक सवाल सही करोगे कितना आगे पहुंचोगे। इसको हल्के में ना लो, समझ में आ गया। हाँ, कहे कभी हम 4 नंबर से रुके ही नहीं, जो हम 4 नंबर की मर्यादा समझे। हम जब रुके हैं तो लंबे फासले से रुके, नहीं समझ रहे हो। देखो, 4 नंबर के मर्यादा वो समझेगा जो 2 4 10 नंबर से फंसा हो उसका सिलेक्शन, और पता लगे इंटू 2 से फंसा है। नहीं समझे, मान लो 300 आए और 325 में सिलेक्शन हो रहा, तो उसको भी 2 4 10 नंबर की मर्यादा नहीं पता होगी, तो कहेगा अरे ठीक है। नहीं समझ रहे हो। हाँ, तीसरा देखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम आर सिमिलर टू एर्थ एलिमेंट दैट इज सोडियम। ठीक है। अच्छा, बेरिलियम के 8वें नंबर पे कौन आएगा? मैग्नीशियम। यदि ये सा है तो ये भी सा है, यदि ये सा है तो ये भी सा है। तो ये बताओ, इसमें गैप कितने का है? 7 का। क्लियर है? तो कौन से नंबर पे आया? 8वें नंबर पे। बात समझ में आ गया? चलो अच्छा, इनकी भी कमियां देख लो। दिस रूल वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम। हम बताए नहीं, यही लीला इनकी समाप्त हो गई कैल्शियम पे, ये देखो। ठीक है, बिकॉज आफ्टर कैल्शियम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स देयर इज डिफरेंस ऑफ 18, और इनका सारे गामा 8 तक था। नहीं समझे? एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में रिपीटेशन होगा 18 के बाद। कैसे? देखो, 2 एलिमेंट आएंगे एस ब्लॉक के, 6 एलिमेंट आएंगे पी ब्लॉक के, फिर आएगा कौन सा? डी ब्लॉक आएगा। तो आप देखो कैसे, पहले एस के 2, बीच में डी कितने? 10, अरे डी के 10, और फिर उधर कितने? 6। तो 2 10 6 कितने हुए? 18। अब जैसे आप देखो, जैसे यहां लिथियम ले लो, है ना, जैसे हाइड्रोजन और सोडियम लिथियम, हाँ लिथियम वाली सीरीज ले लो। तो पहले देखो, लिथियम के बाद बगल में कौन बैठा है? लिथियम के बगल में कौन है? बेरिलियम, है ना। अच्छा, लिथियम के और नीचे चले आओ, पोटेशियम वाली लाइन लो। पोटेशियम के बगल में कौन है? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के बाद देखो, वो पूरा साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, वहां तक हो गए ये 10 एलिमेंट। कहे अब सब हवा में चल रहा। और उसके बाद कौन है? उसके बाद कौन है? पी ब्लॉक। क्लियर है? अरे अभी थोड़ी देर बाद आपको पीरियडिक टेबल पढ़ा रहे हैं, काहे परेशान हो। ठीक है, सुनो। हाँ सुनो, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस एंड इंक्लूडिंग देम इन द पीरियडिक टेबल, आपको समझ में आ गया? इट हैज बिकम द एर्थ एलिमेंट फ्रॉम alkali metal, so this law had to be dropped out। कहानी जी समझ में आ गई? अब इसके बाद कौन है बेचारे? लूथर मेयर। कौन आए? लूथर मेयर। अब आप सोचो, जो आप पीरियडिक टेबल आज पढ़ते हो, पहले कितने लोग उस पर शहीद हुए? समझ में आ रहे हैं? चलो अच्छा, आप बेचारे ये आए, इनकी इनकी वो ग्राफ कहां गया? अच्छा ये है। इनका भी विचार महा छीछा लेदर वाला था बेटा। हाँ सुनो, देखो लूथर मेयर की बात समझो। लूथर मेयर कर्व देखो, जहां जहां एटॉमिक वेट के आधार पे काम चला वो सब गलत चला। क्लियर है?
देखो, ही प्लॉटेड अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। कभी कभी ये सवाल पूछ लेता है किनका ग्राफ किनके किनके बीच में था, तो किनके बीच में, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम। फिर कहते हो ये सवाल आ कहां से गया। क्लियर है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड फ्रॉम, अब देखो क्या, अब ये 4 लाइनें आप याद रखना बस। जैसे अच्छा है, देखो तुम कर्व देख लो, इधर कर्व देखो। अच्छा बताओ, इनसे भी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कोई है क्या? इनको टॉप पे रखा गया, कर्व के कहां रखा गया, पीक पे, है ना। हाँ पीक पे। अब जरा ध्यान से देखो, ये 4 बातें आप पढ़ लो, आपको सारा कहानी समझ में आ जाएगा। देखो, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अच्छा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है, अल्कली मेटल्स, यानी फर्स्ट ए वाले, है ना। दैट इज अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऑक्यूपाई द पीक पोजीशन ऑन द कर्व। क्लियर है। अब चलो यहां देख लो, बताओ बताओ, सारे पीक पे किसको रख दिया, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दैट इज अल्कली मेटल्स। क्लियर है। अब बस यही पढ़ते रहो और देखते रहो। क्या लिखा है दूसरा पॉइंट, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, इनको कहां रखा, डिसेंडिंग पोजीशन, यानी जैसे पीक से नीचे, कहां रखा, ऑक्यूपाई डिसेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व। चलो देख लेते हैं, है ना। ये देखो, देखो भैया, अब सारे बच्चे समझना, देखो ये असेंडिंग है, ये पीक है, ये डिसेंडिंग है। क्लियर है। जैसे लूप आप हिलने नहीं होता है, हेयर पिन शेप, है ना, नहीं होता है। अरे ये वो फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है, और यहां जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, चलो अब मेरी बात समझो। जैसे ये तुम्हारा क्या हुआ, बोमेंस कैप्सूल, ये तुम्हारा कौन हुआ, पीसीटी, ये तुम्हारा डिसेंडिंग, ये तुम्हारा असेंडिंग, ये तुम्हारा क्या है, लूप ऑफ हेनले, और ये अपना क्या है, डीसीटी। क्लियर है। और ये तुम्हारा क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। पहली बार यूरिन शब्द का इस्तेमाल कहां होता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। समझ में आ रहा। चलो आगे देखो, पीसीटी, पीसीटी का काट के निकाल दोगे, सांस, खाना, पानी, नमक का एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाएगा, डाइल्यूट निकलेगी दे दनादन। तो समझ में आ रहा, क्यों, उससे सांस, खाना, पानी, नमक, इसका रीअब्जॉर्प्शन हुआ ही नहीं होगा, ये सब कहां निकल रहे होंगे, दे दनादन। क्या समझ में आ रहा। फिर तुम्हारा क्या हो गया, एल्डोस्टेरॉन काम करेगा, फिर एल्डोस्टेरॉन जितना वहां रिटेंशन कर पाएगा डीसीटी में कर पाएगा, नहीं तो सब निकल जाएगा। कहानी समझ में आ गई, ठीक रहा। हाँ आगे देखो, चलो अच्छा आगे देखो, कहां थे, हाँ ये डिसेंडिंग समझ में आ गया। ये देखो, ये सारे डिसेंडिंग में लगाए गए हैं, ये देखो ये सारे डिसेंडिंग में हैं। आगे बढ़ा जाए, चलो अच्छा, ये डिसेंडिंग समझ में आ गया। चलिएगा अब जरा यहां आ जाओ तीसरे नंबर पे, मेटलॉइड एंड ट्रांजिशन मेटल ऑक्यूपाई बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व। जितने मेटलॉइड थे और कौन से बेटा, ट्रांजिशन मेटल, इन सबको कहां रखा गया, बॉटम पे। समझ में आ रहा, यहां पे, ये सारे बॉटम पे। क्लियर है। चौथा पॉइंट देखो, लिखा है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, कौन सी फैमिली सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हैलोजन फैमिली, ऑक्यूपाई असेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व। कहां पे, असेंडिंग। ये देखो, ये क्या है, असेंडिंग, तो ये देखो कौन सा है, ये देखो असेंडिंग में फ्लोरीन, असेंडिंग में क्लोरीन, असेंडिंग में ब्रोमीन, असेंडिंग में आयोडीन। क्लियर है। अब पूछा जाए, 4 पॉइंट हम पूछेंगे। अच्छा बताओ, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहां रखे गए, पीक पे।
है ना। अच्छा, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहां रखे गए? डिसेंडिंग पे। अच्छा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां रखे गए? असेंडिंग पे, है ना। अच्छा, मेटलॉइड और ट्रांजिशन मेटल कहां रखे गए? बॉटम पे। ठीक है, बस ये 4 बातें याद रखना, ये इतिहास है। क्लियर है? चलो अच्छा, एक बार इसको पढ़ लो। कंक्लूजन, निष्कर्ष। क्या हुआ? कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष, निचोड़। हाँ, किसी बात का कोई कंक्लूजन निकला, कोई निष्कर्ष निकला, है ना। जैसे मान लो, है कि नहीं। हाँ, आगे देखो। आप देखो, जैसे कंक्लूजन में देखो, निष्कर्ष में देखो क्या निष्कर्ष निकला। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कर्व, कौन सा? लोथर मेयर। ठीक है, कौन सा? लोथर मेयर का जो कर्व था। अब उसको देखते हुए क्या समझ में आया? लोथर मेयर प्रपोज दैट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। हमने बताया जहां जहां पीरियोडिक जिनकी तुलना एटॉमिक वेट पे जहां जहां की गई वो सब गलत थे रूल। शुद्ध पहली बार कहां से हुआ? जब मेंडलीव है। समझ में आ रहा? उन्होंने कहा एटॉमिक मास के आधार पे नहीं, एटॉमिक नंबर के आधार पे अरेंज करो। वहीं से बातें सुधरना शुरू हुई थी। क्लियर है? एंड दिस हैज बिकम द बेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखो क्या होता है, दूसरों की गलतियों से आगे वाला सीख के काम कर लेता है। क्लियर है? रदरफोर्ड, समझ रहे हो, सब काम किए, समझ रहे हो, लेकिन नाम सबसे ज्यादा किसका हुआ? बोर का। रदरफोर्ड खाली एक ही चीज बता दिए होते। अच्छा, बता क्यों नहीं पाए? क्योंकि प्लैंक की हाइपोथेसिस तब तक आई नहीं थी, तो क्वांटाइजेशन वाली बात तब तक मालूम ही नहीं थी। और फिर उसके बाद कौन आ गए? प्लैंक हाइपोथेसिस। क्वांटाइजेशन की बात समझ में आ गई और हीरो कौन बन गया? समझ में आ गया? चलो, पीरियोडिक फंक्शन, when the element are arranged in increasing order of their atomic weight, element having similar properties gets repeated, क्या लिखा? repeated after a regular interval। समझ में आ रहा? अच्छा, एक मेरी बात समझो, ये कर्व एक बार सारे बच्चे देख लो। उसके बाद अब देखो, थोड़ा सा अच्छे वाली बातों की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये इतिहास है, देख लो। अच्छा, ये वाला एक बार कर्व देख लो। एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचा गया। अब बेचारे कौन आए? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। कौन आ गया? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अच्छा, यहां से अब कुछ कुछ बातें तुम्हें पता होंगी, है ना। चलो अच्छा, देखो, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में सुधार हुआ तो कौन आया? कौन आया? मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसमें और सुधार हुआ तो लॉन्ग फॉर्म या एक्सटेंडेड फॉर्म। अब वही अपने कौन सी है? प्रेजेंट फॉर्म। इस समय हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं? वही पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। अब सुनिएगा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। देखो, लिखा द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। अच्छा बताओ, जैसे एटॉमिक वेट आया तो क्या होगा? इनका भी छीछा लेदर होगा, क्योंकि एटॉमिक वेट के आधार। अच्छा देखो, मेरी बात समझो, प्रॉब्लम क्यों आती थी। जैसे मान लीजिए 3 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो एक भाई है, मान लो एक भाई है 20 साल का, एक भाई है 15 साल का, एक भाई है 10 साल का। 10 साल वाले भाई का वजन 15 साल वाले भाई से भी ज्यादा है। क्लियर है? हम मास के आधार पे अरेंज कर देंगे तो सब छीछा लेदरे हो जाएगी। तो सबसे बड़ा भाई कौन निकल जाएगा? छोटा वाला, यदि एटॉमिक वेट के आधार पे हमने अरेंज कर दिया। क्लियर है? तो मास के आधार पे हमेशा अरेंजमेंट गड़बड़ा जाएगा, लेकिन नंबर के आधार पे अरेंजमेंट कभी गड़बड़ाएगा नहीं। जो पहले नंबर पे आया है
वो पहले नंबर पे रहेगा, वजन उसका कुछ भी हो। जो दूसरे नंबर पे धरती पे आया है वो दूसरे नंबर की कहलाएगा, उसका वजन कुछ भी हो। तीसरे नंबर वाला तीसरे नंबर पे ही आया है, उसका वजन चाहे जो हो। तो नंबर के आधार पे डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट होगा, लेकिन मास के आधार पे कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अब हमने मास के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पे भाइयों को सेट किया, पता लगे छोटा वाला बड़ा निकल गया, उसका वजन ज्यादा निकल गया। ये बात कुछ सेंस समझ में आ रहा हमारा कहने का? लेकिन जैसे मान लो बड़ा वाला भाई 250 ग्राम का है और छोटा वाला भाई 2.5 किलो का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा है तो उसका नंबर 3 ही है, वजन कुछ भी हो। तो नंबर के आधार पे एलिमेंटों का जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की गई वहां प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन एटॉमिक मास में प्रॉब्लम आया। ये समझ में आई रही बात? ठीक है। जहां हमने तुमको एक जुगाड़ बता दिया, जिनका क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास के आधार पे हुआ वो सारे पीरियोडिक लॉ खराब हुए। जहां एटॉमिक नंबर आया वहीं से शुरुआत हो गई किसकी? अच्छाई की। अब सुनो, पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब देखो भैया, कुछ बातें हैं, जरा पढ़ लो। लिखा है सबसे पहला ये किस पे आधारित है? एटॉमिक वेट। छीछल इधर करवाए, एटॉमिक वेट। क्लियर है? नंबर 2, 63 एलिमेंट वेयर नोन, नोबल गैस वेयर नॉट डिस्कवर्ड। इनके समय पे क्या हुए? नोबल गैस डिस्कवर नहीं किए गए। अच्छा, तीसरी बात, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट इन अ सिस्टमैटिक मैनर, दैट इज ऑन हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम। पहले ये ऐसे थे जिसको सारे एलिमेंटों को क्या किया था? एक सिस्टमैटिक टेबल दिया था, और उसमें से कुछ हॉरिजॉन्टल रोज थी और कुछ वर्टिकल कॉलम थे। हॉरिजॉन्टल रोज का नाम उन्होंने क्या रखा था? पीरियड। और वर्टिकल कॉलम का नाम क्या रखा था? ग्रुप। तो पहले ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये अरेंजमेंट ग्रुप का और पीरियड का किया था। क्लियर है? अभी तक मेंडलीव के पहले ना किसी ने ग्रुप की बात कही और ना किसी ने पीरियड की बात कही। क्लियर है? तो कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं समझ रहे हो? आज ये इतिहास है, थोड़ा सा पढ़ लो। अभी इसमें से तुम्हें बस खाली हम इतना क्या करेंगे, ये जितना तुम्हें पढ़ा रहे हैं इसको एज इट इज दे देंगे। ये तुम्हारे में एज इट इज छप के आएगा, इसमें तुम्हें कुछ नहीं लिखना होगा। और जहां से अगला पढ़ाएंगे वहां ब्लैंक रहेगा। ये इतिहास आपको एज इट इज, तुम्हें कुछ नहीं लिखना, आप खाली बैठ के सुनो कहानी। ये सब आपको लिखा लिखाया मिलेगा। और जहां से अगली क्लास होगी वहां पे फिर गैप आएगा, वहां पे ब्लैंक रखेंगे। ठीक है? अब ये सोच रहे होंगे यहां मालूम ब्लैंक कर दिए, हम कैसे इसको भरेंगे? नहीं नहीं, ये सब लिखा रहेगा। ठीक है, सुनिएगा। तीसरा, चौथी बात देखो, हॉरिजॉन्टल रो को इन्होंने क्या किया? कहा पीरियड। और कितने पीरियड में डिवाइड किया? 7। ठीक है। अच्छा, वर्टिकल कॉलम का नाम इन्होंने क्या रखा? और इनको कितने ग्रुप में डिवाइड किया? 8। ठीक है, तो बताओ मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड, कितने ग्रुप? 8। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो। ईच ग्रुप, देखो ईच ग्रुप अप टू 7 इनको डिवाइड किया सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में। ठीक है, ईच ग्रुप अप टू 7 इज डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सब ग्रुप। सब ग्रुप ए एलिमेंट आर कॉल्ड नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एंड बी सब ग्रुप एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। हम अकेले ही पढ़ रहे हैं, नहीं समझे? सुन रहे ना? हाँ, टी ब्लॉक एलिमेंट जितने भी हैं कहां शुरू है? जैसे 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, देखो सारे में बी है ना, तो डी में क्या है? सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट रखे कहां गए हैं? सब ग्रुप बी में। ऐसा नहीं, मेंडलीव ही पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके आधार पे आगे पीरियोडिक टेबल बन पाई। ये पहले साइंटिस्ट हैं।
और इसके पहले वाले साइंटिस्ट खाली छिछलेदर मचाए, मतलब उनके आधार पे कुछ भी नहीं हो सकता था। टेबल का तो कभी निर्माण हो ही नहीं सकता था। देख रहे हो, लोथर मेरिन को देखो, कोई काम नहीं। इससे कभी पीरियडिक टेबल का फॉर्मेशन हो सकता था? हो ही नहीं सकता था। पहले साइंटिस्ट थे मेंडलीव, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने का एक बेसिक आइडिया दिया। उन्होंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में उनको डिवाइड किया। ठीक है, अब सुनो, और देखो आज भी इनकी ये वाली बात तो एकदम 100% सही है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट कहां रखे हैं? सब ग्रुप बी में रखे कि नहीं रखे? और सब ग्रुप ए में नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मतलब समझते हो ना? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मतलब क्या है? हम कह रहे वो एस ब्लॉक छोड़ो, इनको रिप्रेजेंटेटिव क्यों कहे हम? है उनके बारे में पता ही नहीं? जानते हो किसी भी, तो कौन से सब ग्रुप ए हमारा कौन सा? एस ब्लॉक भी है और पी ब्लॉक भी है। क्लियर है? एस ब्लॉक भी और पी ब्लॉक भी, दोनों सब ग्रुप ए में हैं। अच्छा अच्छा, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहने का कारण ये होता कि जो पहला एलिमेंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स किसी भी ग्रुप का। क्लियर है? कुछ समझ में आ गया? ट्रांजिशन में चले जाओ, ऊपर वाला कुछ अलग प्रॉपर्टी, उसके नीचे वाला कुछ अलग, उसके नीचे वाला कुछ अलग, उसके नीचे वाला कुछ अलग। कुछ समझ में आ रहा? इनमें भी डिवीजन अभी होगा आगे चल के। अब देखो आगे लिखा है द एथ ग्रुप, क्या लिखा है? कंसिस्टेड ऑफ ना कितने एलिमेंट? 9 एलिमेंट इन 3 रॉ। ये तो जानते हो ना, जो 8वां ग्रुप होता है वो ना सब ग्रुप ए में बटा होता है ना सब ग्रुप बी में। अरे बेटा डी वाला पढ़े नहीं हो, जहां एक आयरन वाली फैमिली, एक कोबाल्ट वाली फैमिली, एक निकल वाली फैमिली। देखो 3 सब ग्रुप में डिवाइड रहता है कि नहीं? और ये ग्रुप कौन सा है? 8वां। नहीं पढ़ा है क्या? ये वही बात तो बोल रहा है। क्लियर है? ट्रांजिशन मेटल ग्रुप, इसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल मेटल ग्रुप। ये आपको फिकोनी वाली फैमिली नहीं समझ में आ रही? याद करो जो प्रेजेंट टाइम की टेबल है। चलो लास्ट देखो, द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप एक्सिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। है ना? उनके पास क्या होती हैं? सिमिलर प्रॉपर्टीज। अच्छा अच्छा, मेरिट्स का मतलब क्या है? क्या मतलब है? एक होता मेरिट, एक होता डीमेरिट, है ना? तो ये इनकी क्या है? मेरिट्स मतलब उनकी क्या क्या उपलब्धियां हुई, अच्छाइयां। ठीक है? मेरिट्स मतलब क्या हो गया? एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। चलो अच्छा, पहला देखो। अब देखो जब एलिमेंट को टेबल फॉर्म में अरेंज किया तो हम उनको, उनकी स्टडी हमारे लिए क्या हो गई? सरल हो गई। पहले बिखरे हुए एलिमेंट पड़े थे। क्लियर है? तो हम उनकी स्टडी नहीं कर पाते थे। पता लगे सोडियम, सोडियम के बगल में कोई और एलिमेंट पड़ा है, सोडियम जैसी प्रॉपर्टी वाला तो पोटेशियम होगा ना, पोटेशियम कहीं और पड़ा है। तो पहले क्या था? इनका स्टडी बड़ा डिफिकल्ट था। अब सुनिएगा, फर्स्ट टाइम all known elements were classified in group according to their similar properties, so study of their properties of element become सरल, easier। ठीक है? तो समझ में आ गया? आगे देखो क्या लिखा है? प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। अच्छा मेरी बात समझो, क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट खोजा गया और ये समझा गया कि हो सकता ऐसा है इसी प्रॉपर्टी का दूसरा कोई एलिमेंट और आने वाला हो, तो उसके लिए स्पेस दे दिया गया। समझ नहीं आ रहा क्या? क्या जैसे हमने कहा ये, जैसे ये खुजली वाला इंसान है, अगला भी यदि खुजली वाला कोई इंसान आएगा तो इसके नीचे इसको जगह देंगे, तो वहां पे हमने क्या किया? जगह खाली कर दी। पहली बार अच्छा तुम लोग पीरियडिक टेबल पढ़ रहे हो क्या? कुछ भी नहीं सुने हो? अच्छा ऐसा था कि नहीं था? अच्छा हम देखो, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम ये भी समझते हैं ना कि हाँ इसको पहले कभी सुना है। क्लियर है? कभी नहीं सुना है।
हाँ सुना करो, देखो अब सुनो। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, इट गेव, क्या लिखा, इनकरेजमेंट, हाँ ठीक है, ही गेव इनकरेजमेंट टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। वही खुजली वाली बात समझ में आ गया। आप कहां रखा, सम गैप्स वेयर लेफ्ट इन इट। अब समझो मेरी बात को, आप देखो, जैसे ये देखो, ये वाली कहानी सुनो। अच्छा इक्का वाला सब तो सुने होगा, इक्का, इक्का नहीं समझे, जैसे, जैसे गैलियम, ठीक है। अच्छा देखो इक्का शब्द कहां इस्तेमाल करते हैं, बताओ। देखो ऊपर वाले में इक्का लगाओ, नीचे वाले का नाम बन जाता है। नहीं, नहीं समझे। अच्छा देखो, गैलियम के ऊपर कौन है, एल्यूमिनियम, तो ऊपर वाले में इक्का लगाओ तो नीचे वाले का नाम बन जाता है। नहीं समझे। अरे सबसे ऊपर कौन सा है, बताओ, यही है कि नहीं। अच्छा गैलियम, यदि गैलियम को आपको बताना है और गैलियम मान लो नहीं है, गायब है, गैलियम यहां नहीं है ना, तो इसका नाम क्या हम रखेंगे, इक्का, इक्का क्या, इक्का एल्यूमिनियम। इक्का एल्यूमिनियम का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम के नीचे वाला, क्लियर है, उसका नेक्स्ट, क्लियर है। अब सुनो, अब देखो इक्का बोरान, इक्का बोरान किसको बता रहा है, स्कैंडियम, इनको वैसे नाम याद रखो। इक्का मैग्नीज, टेक्नीशियम, ठीक है। अच्छा हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग पीरियाडिक टेबल क्या कभी नहीं पढ़े हो। अरे मान लो इतिहास की कुछ बातें हैं, चलो ठीक है, लेकिन ऐसे अननोन लग रहे हो जैसे कि वही सारी बातें लिखी। और आप सोचो यदि पीरियाडिक टेबल ना आए, जो अत्यंत सरल चीज, क्लियर है। हाँ, तो कभी कभी हम पढ़ाते पढ़ाते हमें ये लगता है कि क्या होगा। देखो स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम और कौन सा बेटा, टिग्नीशियम, लिखा दीज वेयर द एलिमेंट्स फॉर, देखो ठीक है, बहुत अच्छी अंग्रेजी लिख दिया है। हाँ, तो समझ में आ रहा, खैर कोई बात नहीं। हाँ अरे कोई बात नहीं। पोजीशन एंड प्रॉपर्टीज वेयर वेल डिफाइंड बाय मेंडलीव इवन बिफोर देयर डिस्कवरी, मतलब उनकी अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई, उनके लिए क्या कर दिया गया, जगह छोड़ दी गई, क्लियर है। अब मेरी बात समझो, जैसे हमने, जैसे हमारे पास 7 कमरे हैं लगातार, ऐसे मान लो 7 कमरे हैं, 7 फ्लोर की कोई बिल्डिंग है ना, तो हमने कहा एक जैसे लोग आएंगे तो इन्हीं में एक एक करके एक एक फ्लोर पे एक एक लोगों को हम रखते जाएंगे। और मान लो उनमें से कुछ लोग आ गए, उनको हमने रख दिया, और फिर मान लीजिए ऊपर से हमने 4 फ्लोर पे लोगों को रख दिया, है ना। हमने सोचा यदि अब इसके बाद इसके जैसा आएगा तो 5वें में रख देंगे, तो 5वां हमने क्या कर दिया, पहले से ही खाली छोड़ दिया। कुछ समझ में आई बात। चलो आप देखो एग्जाम्पल, ब्लैंक स्पेस एट एटॉमिक वेट 72 इन सिलिकॉन ग्रुप वाज कॉल्ड एका सिलिकॉन, क्लियर है। क्या बोलेंगे, एका सिलिकॉन मीन्स प्रॉपर्टीज लाइक सिलिकॉन, क्लियर है। अच्छा ये वाले शब्द तो सीखा ही होगा, कुछ नहीं सीखा बच्चा, कुछ नहीं सीखा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सीख ही लेता है, कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं आता है, कम से कम आईयूपीएसी तो सीख ही लेता है ना। हाँ चलो आगे देखो, एंड एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर वाज नेम्ड, कौन सा, जर्मेनियम। सिमिलरली द अदर एलिमेंट डिस्कवर्ड आफ्टर द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वेयर, इनके नाम याद करो, याद करो बेटा, बताओ। एका एल्यूमिनियम, एका बोरान, हम इसको बोलेंगे तुम इसको बोलो, एका बोरान, एका मैग्नीज। अब ये सब याद होने चाहिए, ये पेयर सारे याद होने चाहिए। इन्हीं में से एक सवाल हम बनाएंगे, देखो पहले बता दे रहे हैं, फिर ना कहना, और ये तो कहना नहीं सर उस दिन बुकलेट नहीं दिए थे आप। हाँ हाँ जानते हो, बहाने में कुछ भी बोल जाते हैं।
हाँ टेस्ट है। अच्छा टेस्ट किस दिन रख दिया जाए, बीच में रख दिया किसी दिन? संडे को ही रखें? पक्का? हाँ तो संडे को टेस्ट है। कोई दोबारा नहीं पूछेगा। जहां तक पढ़ा देंगे सुबह और शाम दोनों को मिला के पूछेंगे। क्लियर है? हाँ। सुनिएगा। करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स। करेक्शन वेयर डन इन एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स। एटॉमिक वेट। अब इसके लिए क्या करेंगे, वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट। चलो इसकी बात हम लोग बाद में कर लेंगे इसकी, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट बराबर फार्मूला नहीं पढ़ते हो क्या, एटॉमिक वेट बाई एन फैक्टर। क्लियर है? ये नहीं पढ़ते हो क्या? यही फार्मूला तो है यार, देखो वही है कि नहीं फार्मूला। तो इसके विषय में हम लोग आगे जानकारी कर लेंगे। क्लियर है? ये ना सोचना कि हम इसे छोड़ रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं। क्लियर है? अच्छा ये कहानी समझ में आ गई। यदि किसी का इक्विवेलेंट आपको वेट निकालना हो तो उसका एटॉमिक वेट यहां रखो, उसके एन फैक्टर से डिवाइड कर दो। अच्छा एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के लिए एन फैक्टर क्या होता है, सिंगल एलिमेंट है तो उसका चार्ज उसका एन फैक्टर होगा, है ना? क्लियर है? और मान लो कोई एसिड है तो उसके रिप्लेसेबल H प्लस उसका एन फैक्टर होगा। कोई बेस है तो उसके रिप्लेसेबल OH- उसका एन फैक्टर होगा। कोई सॉल्ट है तो उसका टोटल कैटायन पे चार्ज या टोटल एनायन पे चार्ज एन फैक्टर कहलाता है। तो एन फैक्टर अलग अलग चीजों का अलग अलग होता है। मान लो कोई ऑक्सीडाइज होके या कोई रिड्यूस होके किसी में जा रहा हो तो फिर क्या होता है, वहां पे उनका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एन फैक्टर बन जाता है। क्लियर है? तो एन फैक्टर कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? 3 महीने में यही पढ़े हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मूल कॉन्सेप्ट जहां जहां पढ़ाया जाता है उसे इसी में टाइम पास किया जाता है। जबकि देखा जाए तो एन फैक्टर एक जगह लिखा दो, ये एन फैक्टर होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग तो ये एन फैक्टर, रिड्यूसिंग तो ये एन फैक्टर, एसिड तो ये, बेस तो ये, सॉल्ट तो ये, है कि नहीं? और कोई सिंगल स्पीसीज है तो चार्ज खत्म एन फैक्टर। हाँ। चलो अच्छा, अब आ जाओ कौन सा है। अब पहले तो मेरिट्स हमने पढ़ी, अब क्या है डीमेरिट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। आप पढ़ो। अच्छा सारे बच्चे पढ़ो। डीमेरिट क्या है, पढ़ो बेटा। सबसे बड़ी डीमेरिट जो आज तक चल रही है, पोजीशन ऑफ, ये डीमेरिट आज भी खत्म नहीं हुई है। क्लियर है? ये क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या थे बाबा जी? हाइड्रोजन का नाम क्या था? बाबा जी। बाबा जी के घर का ठिकाना आज तक मालूम नहीं पड़ा। तो आप देखो क्या हुआ, नई वाली पीरियोडिक टेबल में बाबा जी की कुटिया ही अलग बना दी गई। अब पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो हाइड्रोजन फर्स्ट ए के ऊपर भी नहीं मिलेगा, बीच में रख दिया गया। क्यों? लड़ाई हो जाती है। इधर जैसे फर्स्ट ए पे रखा गया, उधर सेवेंथ है चिल्लाना शुरू। अब सेवेंथ है कह रहा है कि हाइड्रोजन हमारे यहाँ का है, और फर्स्ट ए कह रहा है हाइड्रोजन हमारे यहाँ का है। कहानी नहीं सुनाई थी क्या? अच्छा अच्छा सुनो कहानी। भाई सोचे तुम लोग एकदम ऐसे कैसे, देखो ऐसा हुआ। सुनो सुनो, अरे एक पेज लाओ, पेज लाओ, एक पेज लाओ, पेज लाओ। ऐसे कहानी, कहानी में मजा नहीं आएगा। लाओ एक, अरे यहां तक तो पहुंचाओ। बस बस एक पेज लाओ। दिस इज द पेज। देखो आप सुनिएगा, अरे दिखेगा, सुनो इधर। देखो ये तुम्हारा कौन सा था, ये तुम्हारा फर्स्ट डे है। और फिर यहां चले आओ, यहां अपने पास क्या है, ये है जीरो ग्रुप। ऐसे है कि नहीं? ये फर्स्ट डे और ये जीरो ग्रुप। क्या कह रहे हो? इधर देखो, पहले इधर देखो, ये फर्स्ट डे और ये कौन सा, जीरो ग्रुप। अच्छा फर्स्ट डे में क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव लोग। अच्छा बताओ, जीरो के जस्ट बगल में कौन है, सेवेंथ ए।
पीरियोडिक टेबल नहीं देखा तुम लोगों ने कभी? जीरो के जस्ट बगल कौन है? सेवेंथ है। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव और फर्स्ट है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्लियर है? हकीकत में पीरियोडिक टेबल ऐसी होती ही नहीं। पीरियोडिक टेबल होती है ऐसे, ऐसे गोल। कैसे होती है? गोल। अब उस पे बना देते तो कैसे इसे करते हैं? कैसी होती है? गोल। अच्छा बताओ, पीरियोडिक टेबल यदि है गोल तो कौन किसके पास है? फर्स्ट और सेवेंथ के बीच कौन घुसा बड़ा है? जीरो ग्रुप। और देखने में क्या लगता है कि फर्स्ट और जीरो बहुत दूर है। हकीकत में ये हमारे देखने का बेवकूफी है। हकीकत में ये दोनों बहुत पास है। क्लियर है? कुछ कहानी सुनो, समझ में आई? क्लियर है? अब मेरी बात को समझो। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव और ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव के बीच में कौन घुस गया? जीरो ग्रुप। अच्छा, जीरो ग्रुप क्या है? इनर्ट। कैसा है? इनर्ट। अच्छा, ये जीरो ना होता तबाही हो जाती। ये इलेक्ट्रो निगेटिव, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यदि ये आपस में होते तो आपस में रिएक्शन सब कर डालते। नहीं समझे? इन दोनों के बीच में कौन आ गया? इनर्ट। ना ये इनसे रिएक्शन कर रहे हैं और ना ये इनसे रिएक्शन करेंगे। क्लियर है? तो बताओ। अच्छा, इसी को बोलते हैं, ये क्या है? बफर ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। समझ में आ गया? बफर समझते हो? हाँ, हम बफर सोल्यूशन सुने हैं, नहीं समझे? हाँ, तो ये वाली कहानी सबको समझ में आई? हाँ, सुनो सुनो, कहानी सुनो। हाँ, बाबा जी वाली कहानी सुनो। इतना सबको ज्ञान हो गया? देखो, ऐसी पीरियोडिक टेबल नहीं होती है। रियल पीरियोडिक टेबल ऐसी होती है। अब मान लो ऐसे तुमको बना के दे दिया, तुम झांक झांक के पढ़ोगे नीचे से, इसीलिए उसको ओपन करके दिया गया है। क्लियर है? ये कहानी समझ में आई? है? क्या कर दें? सुनो, बहुत ज्यादा करोगे समझ लो बेटा तुम्हारे घर चिट्ठी लिखेंगे कि शादी करा दो। सुनो, सुनो, अब मेरी बात सुनो। अब क्या हुआ? हाइड्रोजन जो बहुत छोटा था, क्या था? हाइड्रोजन बहुत छोटा था, घर से भाग गया। कहां से भाग गया? घर से भाग गया। और भाग के वो जंगलों में रहने लगा। कहां रहने लगा? जंगलों में। अब वो बूढ़ा हो गया, बहुत सालों तक रहा, बूढ़ा हो गया। तो उसने कहा यार चलो अब घर चला जाए, गांव चला जाए। अच्छा बताओ, कोई बच्चा बहुत छोटे में घर से भागा होगा और बहुत बूढ़ा हो गया होगा, तब तो गांव का पूरा आकार प्रकार बदल गया होगा, है कि नहीं? तो फिर ये आए बेचारे, पहले तो गांव इनको तलाश हुआ कि हाँ यही गांव है। अब ये क्या हुआ? अच्छा देखो, ये नहीं मालूम था कि हाइड्रोजन इनके घर से भागे थे कि हाइड्रोजन इनके घर से भागे थे। क्लियर है? ये बात हाइड्रोजन को नहीं मालूम थी, क्योंकि जब छोटे में भागा था तो उसे नहीं पता था कि ये मेरा घर है कि ये मेरा घर है, और है इन्हीं दोनों में से एक घर। या तो फर्स्ट है इसका घर है, या तो सेवेंथ है इसका घर है। क्लियर है? अब क्या हुआ? बाबा जी जब भाग के आए तो ये दोनों घर जब गोल करोगे तो देखो दोनों घर अगले बगल हैं। अरे प्रभु, ये जीरो है, ये तुम्हारा सेवेंथ है, और ये तुम्हारा फर्स्ट डे है, ये तुम्हारा सेवेंथ है, और ये तुम्हारा जीरो है। इतना समझ में आया? बाबा जी जब भाग के आए तो वो इनके यहां आके बैठ गए, इनके यहां फर्स्ट डे के ऊपर आए और बैठ गए। बवाल शुरू। सेवेंथ डे को गांव में पता चला कि यार ये कोई बाबा जी आए हैं, तो कहा यार ये तो बाबा जी हमारे घर के थे। अब बवाल शुरू। दो परिवारों में हो गया बवाल। कौन सा परिवार? सेवेंथ है और फर्स्ट है। अब बवाल हो गया, मामला चला गया कहां? कोर्ट में चला गया। अब सुनो, हाइड्रोजन को लेके दो परिवार उम्मीदवार हुए। कौन सा? फर्स्ट ए और सेवेंथ ए। इसके दो परिवार उम्मीदवार हुए। क्लियर? अब जरा ध्यान से समझो। इधर देखो, इधर देखो। अब देखो, दो परिवार इसके उम्मीदवार हुए। अब देखो कैसे, अब इसको कैसे समझेंगे? अच्छा, ये परिवार कैसा है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव का।
और ये परिवार कैसा है, इलेक्ट्रो नेगेटिव का। ये कहानी सबको समझ में आई? अच्छा क्या हुआ, इन्होंने इनका वकील है, इनका वकील है ना, और जजमेंट हो रहा है। तो फर्स्ट ए के वकील से कहा गया कि तुम बताओ हाइड्रोजन फर्स्ट ए का है तो कैसे है। तो इन्होंने कहा, इनके वकील ने कहा, जज साहब से कहा जैसा कि फर्स्ट ए के सारे एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे ही हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जज साहब ने कहा, यार तुम सही बात कह गए, इसका मतलब ये फर्स्ट ए का है। तो इधर वाला वकील चिल्लाता है, रुको रुको, नहीं, इधर वाला वकील कहता है, रुको हमारी सुन लो। कह रहा, हमारा पूरा परिवार नॉन मेटल का है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो ये हमारे घर का हुआ। अब जज साहब के खोपड़े में खुजली, कहे इसकी बात अपनी जगह सही, इसकी बात अपनी जगह सही। तो इन्होंने कहा, ऐसा है सुनो, ना तुम्हारे यहां रहेंगे ना तुम्हारे यहां रहेंगे, हाइड्रोजन को एक अलग जगह बना के दे दो। तब से ये बेचारे हो गए बाबा जी, और ये अलग एक कुटिया में रहते हैं। तो ऐसे इनका नाम क्या पड़ा, बाबा जी। क्लियर है? और ये आज तक की प्रॉब्लम है कि जान नहीं पाए हम कि फर्स्ट ए का है बंदा या। तो अब सुनो, एस ब्लॉक में सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ दो तो बाकी के सारे लोग कहां कैसे हैं, मेटल। क्लियर है? हाइड्रोजन कैसा है, नॉन मेटल। इसको याद कर लो, हाइड्रोजन कैसा है, हाइड्रोजन कैसा है। हाँ, अच्छा बताओ, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? अरे हाइड्रोजन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच में कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? हाँ, तो ये कहानी सबको समझ में आ गई। हाँ सुनो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बताओ, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पता चली आज तक? हाइड्रोजन रिजेंबल्स बोथ अल्कली मेटल्स ऑफ फर्स्ट ए एंड हैलोजन्स ऑफ सेवेंथ है। अब कैसे इनका सिमिलरिटी हो जान रहे हो ना, इनके जैसा आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है और इनके जैसा नेचर है। ये समझ में आ रहा? हाँ, मेंडलीव कुड नॉट डिसाइड इनको कहां रखा जाए। नहीं समझ में आ रहा? मेंडलीव कुड नॉट डिसाइड वेयर टू प्लेस इट, इनको कहां रखा जाए। क्लियर है? अब सुनो, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। अच्छा, आइसोटोप का मतलब क्या होता है? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। अब लो, ये तो बहुत छिछलीदर वाली बात है भाई। एटॉमिक नंबर के आधार पे यदि हमने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को मान लो क्या किया, मान लो एटॉमिक नंबर के आधार पे हमने रख दिया, ठीक है। तो जैसे एक ही एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट हैं तो उनको हम कहां रखें, ये भी प्रॉब्लम का सब्जेक्ट था, ये भी विषय था प्रॉब्लम का। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, 1H1 1H2 1H3, तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है, तो इनको कहां रखें, ये भी एक प्रॉब्लम थी। क्लियर है? एक के ऊपर एक रख दे। एज एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप डिफर्स, दे शुड हैव प्लेस्ड इन different position in the Mendeleev periodic table, but there were no such place for isotopes in Mendeleev periodic table. Clear है? चलो अच्छा, हाँ जरा ध्यान से देखो, डिफरेंट पोजीशन इन Mendeleev periodic table, अरे वही बात तो लिखी है, वो समझ में आ गई बात। चलो वही बात, एनाबोलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, क्या लिखा है? देयर वेर सम पेयर ऑफ एलिमेंट्स विच डिड नॉट फॉलो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स। ठीक है, अब जैसे आप मेरी बात को समझो। अच्छा देखो, अब जैसे इनका एटॉमिक वेट कितना है, 39.9। हम इनको भले 40 पढ़ते हैं, इनको 40 ही तो याद करते हैं हम। और इनका कितना है? अच्छा इनका कितना है? अच्छा इनका कितना है? क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए, अब मेरी बात को समझो। अच्छा बताओ, ये आगे कि ये आगे? आगे कौन? आगे कौन?
आगे ये कि आगे ये? आगे ये हैं, ये पीछे हैं। अभी अभी आपको दिखाया है, ये देखो। इसीलिए कहते हैं पीरियडिक टेबल कैसी होती है? गोल। आज समझो इस बात को। तो अब सुनो बेटा, इनके आगे ये हैं, तो एटॉमिक मास इनसे ज्यादा इनका होना चाहिए, लेकिन है नहीं। नहीं समझे? इनसे ज्यादा इनका होना चाहिए कि नहीं? अच्छा, हमको ऐसे जानते हो क्या लगता है? हमको लगता है कि सबसे पीछे कौन है? एस। और सबसे दूर पे कौन है? कौन है? जीरो। लेकिन तुम्हें पता है जीरो के बाद ही फर्स्ट है, तो जीरो के भी आगे कौन है? फर्स्ट है। अब ये पीरियाडिक टेबल की गोल वाली बात समझ में आई? क्लियर है? अब सुनो, देखो वही इनका भी हाल है, वही इनका भी हाल, वही इनका भी हाल। ठीक है? अच्छा देखो, अगला प्रॉब्लम क्या? लाइक एलिमेंट वेयर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। एक जैसे प्रॉपर्टी या एक जैसी प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट्सों को हमने कहां रख दिया? अलग अलग ग्रुप में। क्लियर है? और अलग अलग प्रॉपर्टी के लोगों को कहां रख दिया है? सेम ग्रुप में। लफड़ा है कि नहीं? अलग अलग प्रॉपर्टी वाले लोगों को कहां रख दिया? सेम ग्रुप में। और सेम प्रॉपर्टी वाले लोगों को कहां रख दिया? अलग अलग ग्रुप में। क्लियर है? जैसे जैसे एक आदमी चोर है और एक आदमी साहूकार है, अच्छा आदमी है ना? तो जैसे चोर चोर को एक ग्रुप में रखो और अच्छे अच्छे लोगों को एक ग्रुप में रखो। इनके में प्रॉब्लम आ गई, एक अच्छा आदमी एक चोरवा, दोनों को एक साथ रख दिए। क्लियर है? तो ये भी क्या है? ये भी डीमेरिट्स है ना, ये भी प्रॉब्लम है। अब जरा ध्यान से देखो। देखो जैसे क्या है, देयर वेयर सम एलिमेंट्स लाइक प्लेटिनम और कौन सा? गोल्ड। प्लेटिनम और गोल्ड, है ना? विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। कैसी प्रॉपर्टीज? सिमिलर प्रॉपर्टीज। बट इनको रखा गया कहां? अलग अलग ग्रुप में। कहां रखा गया? अलग अलग ग्रुप में। क्लियर है? ये कहानी समझ में आ रहा? जैसे प्लेटिनम को कहां रखे पड़े हो? 8th ग्रुप में। और गोल्ड को कहां रखे हो? फर्स्ट बी में। रखे हो कि नहीं रखे हो? जबकि इनकी प्रॉपर्टी सेम होती तो इनको कहां होना चाहिए? सेम सेम ग्रुप में, लेकिन है कहां? अलग अलग ग्रुप में। ठीक है? अब सुनो बेटा, अब इसको देखो, इस वाली बात को, वही ऊपर वाली ही बात लिखी है। लिखा अनलाइक एलिमेंट्स वेयर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, है ना? अब सुनो बेटा, फर्स्ट ए ग्रुप, देखो सबसे पहले फर्स्ट ए ग्रुप किस में बांटा गया है? दो में, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी बांटा गया। अब सुनिएगा बेटा, जैसे ये कौन है? लिथियम। उसके बाद कौन है? सोडियम। सोडियम कौन सा एलिमेंट है? ब्रिज एलिमेंट। ये सब तुमको लिखा हुआ मिलेगा। ये कौन सा है? ब्रिज एलिमेंट। अच्छा, ब्रिज का मतलब क्या होता है? जो दो चीजों को जोड़े। क्लियर है? अब यहां पे आ जाओ, यहां पे कौन रखा है? सोडियम। ठीक है? सोडियम से देखो दो चीजें शुरू। सोडियम के बाद कौन है? पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अच्छा, ये कौन सा है? ये पूरा फर्स्ट ए है। और ये आपका कौन सा है? फर्स्ट बी। नहीं है ना? हो तो हटा दें इसको। और इसमें सारे लोग कौन रखे गए? सी यू, ए जी और ए यू। क्लियर है? अब मेरी बात को समझो। अब देखो ग्रुप कैसा है? सेम। अरे ग्रुप तो सेम है ना प्रभु। ग्रुप कौन सा है? फर्स्ट ग्रुप। ग्रुप तो सेम है ना? कौन सा ग्रुप? फर्स्ट ग्रुप। इसमें सब ग्रुप अलग हैं, दैट इज फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। अब समझ में आया? अब समझो, अब यहां पे क्या हुआ? ये जितने भी हैं ये कैसे हैं? मोर रिएक्टिव अल्कली मेटल। और ये कैसे हैं? लेस रिएक्टिव। और ये कौन से? क्वाइनेस मेटल, सिक्का धातु। ठीक है? और ट्रांजिशन एलिमेंट। बताओ, ये दोनों एक ही ग्रुप के बंदे हैं या नहीं? लेकिन इनकी अलग प्रॉपर्टी है और इनकी अलग प्रॉपर्टी है। तो अब ये क्या हुआ? अलग अलग प्रॉपर्टी वाले लोगों को सेम ग्रुप में रख दिया गया और सेम प्रॉपर्टी वाले लोगों को अलग अलग ग्रुप में रखा गया। ये वहां कहानी समझ में आ रही? अच्छा, पूछा जाए, बताओ ब्रिज एलिमेंट कौन है? सोडियम। क्लियर है? ये सवाल पूछ सकता है। क्या लिखा है? सी यू, ए जी एंड ए यू प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप along with sodium and potassium etc, while they differ in their properties, only similar in having the 1s electron
इन आउटर मोस्ट सेल या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताओ अच्छा, क्वाइनेस मेटल और फर्स्ट ए के में सिमिलरिटी कौन है? इनके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक। कैसे? लास्ट में कहां इलेक्ट्रॉन जाएगा? एस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। ये सिमिलरिटी है, जबकि ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। क्लियर है? अब सुनो अगला देखो क्या लिखा, इट वॉज नॉट क्लियर दैट lengthenoids and actinoids are placed with थर्ड ए ग्रुप और थर्ड बी ग्रुप। देखो सबसे बड़ा छिछलेदर काम। क्लियर है? अच्छा वो तो अब तो मालूम है कि किसके साथ है, थर्ड बी, लेकिन ये पहले मालूम नहीं था। क्लियर है? कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, वाई फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीटेड इन अ ग्रुप। बताओ बताओ भैया, ऐसा क्यों है? अरे बताओगे? अच्छा ये बात बताओ, ये पूरा बवाल किसके आधार पे था? एटॉमिक वेट। किसके आधार पे था? एटॉमिक वेट। क्लियर है? अब कुछ सवाल हैं इसमें। पहला सवाल पढ़ो, पहला सवाल पढ़ो, सब लोग सवाल पढ़ो। आप देखो, हवा में नहीं, जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना। चलो भैया पहला सवाल अच्छा पढ़ो। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन कौन सा? तो पहला सवाल आ गया, पहला सवाल का कौन सा जवाब? दूसरा। अच्छा अब हम सवाल देखो, जितना हमने पढ़ाया है इनमें से उससे बाहर कोई सवाल नहीं है। चलो अच्छा ये सब पूछा जाएगा। दूसरा सवाल आदित्य तुम बताओ, बताओ पढ़ो। फर्स्ट लिखा है द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफाई एलिमेंट्स सिस्टमेटिकली वाज मेड बाय मेंडलीव। आ गया? चलो अच्छा उपेंद्र तुम तीसरा बताओ। अब देखो तीसरा बताओ कैसे। एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट एक्स, जिसका कितना है 39, एंड ए का कितना है? द एटॉमिक वेट ऑफ इंटरमीडिएट एलिमेंट वाई। तो क्या करोगे, इनको इनको जोड़ोगे और 2 से डिवाइड करोगे। बताओ आंसर कितना आएगा? अच्छा कौन सा रूल है, कौन सा रूल है? डॉबर्नियर का ट्राइड रूल। बताओ फोर्थ, फोर्थ आ रहा, सही जोड़ा रहा, दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर लेना। चौथा सवाल तुम बताओ अच्छा देवांग, चौथा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉबर्नियर ट्राइड? बताओ। अच्छा बताओ, ये तीनों लाइन से लिखेंगे नहीं, ये तीनों लाइन से लिखेंगे नहीं, ये तीनों लाइन से लिखेंगे नहीं, क्या ये लाइन से लिखे हैं? लाइन से तो लिखे हैं, लेकिन हमारा ट्राइड रूल वहां तक वैलिड नहीं। ठीक है? चलो अच्छा अगला देखो, पटेल जी तुम बताओ, तुम बताओ पांचवा सवाल। नहीं पहले कहा गड़बड़ाया था, अब सही हो गया। चलो छठा सवाल, छठा सवाल कौन बताएगा? तुम बताओ अच्छा। चलो चलो है थर्ड, छठा थर्ड लिखा है, पांचवा हो गया ना, छठा देखो, द लॉ ऑफ ट्राइड्स इज नॉट अप्लीकेबल ऑन थर्ड। समझ लो गड़बड़ा रहा मामला, गड़बड़ा रहा, थर्ड होगा है? नहीं हम कब कह रहे हैं गलत हो रहा? तुमको जो लगे अकॉर्डिंग टू नियम वही उसी बात पे रहो, हम कुछ भी कहें। कौन सा रहेगा? थर्ड। पक्का?
चलो अच्छा, अच्छा यहां पे देखो, अच्छा एक मेरी बात समझो, हाँ चलो ठीक है। अच्छा सातवां कौन बताएगा? देखो ये वही सवाल है यार जो आप लोगों ने पढ़े हैं। थर्ड, अभिषेक का जवाब आ गया थर्ड, जो कि जवाब बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। अगला सवाल पढ़ो, 8वां नंबर सवाल पढ़ो। 8वां सवाल, 8वां सवाल लिखा है फॉर विच ऑफ द पेयर न्यूलैंड ऑक्टेव रूल इज नॉट अप्लीकेबल। कौन सा होगा? अरे कैल्शियम के बाद किसी पे अप्लीकेबल नहीं था। फोर्थ, सातवां हो गया। नवा बताओ, लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वाज प्रेजेंट इन मेंडली पीरियोडिक टेबल। कौन सा? हाँ, तो नन ऑफ दिस कैसे लगाएंगे? कौन सा सवाल है? फोर्थ। अच्छा इसमें पूछा क्या है? लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वाज प्रेजेंट इन मेंडली पीरियोडिक टेबल। जगह छोड़ी गई थी, तो उस समय होते तो इनको रख ना दिया जाता। क्लियर है? चलो अच्छा 10वां बताओ। इज इज आयरन कोबाल्ट निकल आर डोबेनियर ट्राइड। इसको आप जवाब देना यस या नो, यस आर नो। बताओ क्या ये ट्राइड बना सकते हैं? डोबेनियर का ये ट्राइड है? बताओ, ट्राइड है? नहीं है, तो जवाब क्या होगा? नो। चलो अच्छा, एक बार जितना हमने पढ़ाया है पूरा एक बार देख लो। अच्छा तुम्हारे लोगों के पास है नहीं, यही देख लो। आज जितना हमने, ये देखो इतिहास खत्म, इतिहास खत्म। अब देखो इसके बाद जो अब यहां शुरू होगा, हाँ फिर आ जाओ तुम, हाँ यहां से ये देखो क्या आ गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसी को क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड मेंडली पीरियोडिक टेबल। अब सुनो, ये देखो पहली बार आया कौन? यहीं से ही सारा प्रोग्राम ठीक वाला शुरू, और इसी के बाद से आपसे एकदम दनादन सवाल पूछे जाएंगे। तो ये आज जो जितना हमने पढ़ाया वो इतिहास था, तो आज आपके पास नहीं भी थी बुकलेट, तो ऐसा आज कोई कष्ट वाली बात नहीं थी, ऐसे इसीलिए हमने इसको सेलेक्ट किया पढ़ाने के लिए। क्लियर है?